हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू को कर रहे हैं, वहां पे हम स्टैटिक जीके को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट नंबर 6 में हम 300 क्वेश्चन तक जाएंगे। 250 से 151 से लेकर 300 तक 50 क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 250 जो क्वेश्चन है उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा, तो 5 नंबर पार्ट तक उसको देखिए, काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है, तो वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है ब्रह्मोस के बारे में, कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो मेनली किस लिए काम करता है, किस टाइप का मिसाइल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इट इज अ सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, जो मूल रूप से जो एंटी शिप के रूप में विकसित की गई थी, और अब जो है वो इसे भूमि और वायु संस्करण में भी रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मोस जो है वो एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ओरिजिनली जो इसको डेवलप किया गया था वो एंटी शिप मिसाइल के रूप में डेवलप किया गया था। ठीक है, ओरिजिनली ओरिजिनली एंटी शिप जो मिसाइल है उसके रूप में डेवलप जो है वो किया गया था इसको। इसकी हम स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड होती है वो मैक 2.8 से लेकर मैक 3 तक होती है। मैक 2.8 से लेकर मैक 3 तक इसकी स्पीड होती है। और इसका जो ब्रह्मोस नाम देखने को मिल रहा है ना, ये ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी से आया है, जो कि इंडिया का हो गया। और चूंकि रशिया और इंडिया ने मिलकर इसे बनाया है, तो ये जो मॉस आपको देख रहा है वो रसिया का मोस्कोवा नदी है। रसिया की कौन सी नदी है? मुस्कवा। ठीक है, अभी भारत जो है वो लखनऊ में ब्रह्मोस का लेकर जो इसको बनाने की जो फैक्ट्री है वो भारत इसके लिए खोल रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके लिए। तो ब्रह्मोस क्या है? एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि कैसा था? तो टेंटी सिप मिसाइल था, जो कि इंडिया और रसिया के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाज विरोधी मिसाइल आपको लिखना होगा। ठीक है, बात ही कर रहे हैं तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों पे भी हम बात कर लेंगे। ब्रह्मोस को हमने देख लिया, आप देख लो अग्नि 5। अग्नि 5 भी इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखो, मिसाइल दो टाइप की होती है, एक जो होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और दूसरा जो होती है वो क्रूज मिसाइल होती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो लॉन्ग रेंज होती है। ये जो क्रूज मिसाइल होती है वो शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, इस टाइप से पाथ होता है। इसको इग्निशन की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद जो आधा के बाद ये जो है वो खुद ब खुद ग्रेविटी के कारण जो है वो टारगेट को हिट करती है। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनके रेंज काफी ज्यादा होते हैं। और ये जो अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इंटर कॉन्टिनेंटल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी जा सकता है। और इसका जो मारक क्षमता है वो रेंज जो है वो 5000 प्लस किलोमीटर तक जाता है। न्यूक्लियर कैपेबल भी है। और रिसेंट की बात करें तो मिशन दिव्यस्त्रा जो है, उसके द्वारा इसके कई सारे जो रेंज है उनको टेस्ट किया गया था। उसके बाद निर्भया जो है वो निर्भया जो है वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अस्त्रा हो गया, ब्राक 8 हो गया, क्लियर हो गया, पिनाक हो गया। ठीक है, पिनाक आपको याद रखना है, पिनाक पूछा गया है एग्जामिनेशन में भी। जो पिनाका है ना, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और ये जो नेम किया गया है किसके द्वारा? तो लॉर्ड शिवा का जो है ना, उनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेम उनके ही नाम पर किया गया है, शिव भगवान का। ठीक है, और डीआरडीओ के द्वारा ये बनाया गया है, ये याद रखना है। एक मैं आपको बता देता हूँ, भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट जो देखो मैं लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में मिसाइल बनाने का जो कार्यक्रम है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था।
तो ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कब किया गया था? तो ये प्रोग्राम 1983 में स्टार्ट किया गया था, 1983 में स्टार्ट किया गया था, और ये कंप्लीटेड कब हुआ? तो 2007 में कंप्लीट हुआ, ये 2007 में कंप्लीट हुआ। अब इस जो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था ये था क्या? ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एपीजे अब्दुल कलाम के जो हेड में चलता था, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इसी कारण से ना इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसी प्रोग्राम को लेकर चलने के लिए ना इनको कहा जाता है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? इनमें 5 जो मिसाइलें हैं वो बनाई गई थी, और उन पांचों का नाम आपको कैसे याद रखना है? तो आप पटना याद रख लो, पटना याद रख लो, पूरा का पूरा आपको नाम ही याद हो जाएगा कि कैसे क्या है इसमें। ठीक है, पटना में पी से क्या हो गया? तो पी से सबसे पहले आएगा पृथ्वी, पृथ्वी आ गया पी से। ये जो पृथ्वी है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और फर्स्ट मिसाइल डेवलप किया गया था इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये कैसा है? पहला तो बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरा सरफेस टू सरफेस है, मतलब जमीन से जमीन पे ही मार सकते हो इसको, और इसकी जो रेंज है वो बहुत कम थी। ठीक है, दूसरा जो आया, क्योंकि हम डेवलप हो रहे हैं ना अभी, दूसरा जो आया वो अग्नि, और अभी तो मैंने बताया अग्नि 5 के बारे में भी आपको। दूसरा जो है वो अग्नि है। अग्नि क्या है? तो अग्नि जो है वो भी सरफेस टू सरफेस ही है, सरफेस टू सरफेस ही है, और यह भी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसका जो जनरेशन तो अभी आता ही रहा है। तीसरा जो आपको याद रखना है वो त्रिशूल याद रखना है। पूछा जाता है कि इस जो प्रोग्राम है इसमें 5 जो मिसाइल्स थे वो कौन कौन से थे? तो ये भी एक शॉर्ट रेंज जो है वो, और लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, त्रिशूल सतह से हवा की ओर जाती है। उसके बाद नाग आता है, दागो और भूल जाओ, पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। नाग जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। गाइडेड है ही तो सीधा सा मतलब है कि गाड़ो और भूल जाओ। फायर एंड फॉरगेट इसको बोला ही जाता है, फायर एंड फॉरगेट इसको कहा ही जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको नाग के बारे में याद रखनी है। नाग का ऐसा वर्जन जो कि हेलीकॉप्टर से हम यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हेलिना, उसको हम कहते हैं हेलिना। और दूसरा जो कहते हैं उसको बोलते हैं ध्रुवास्त्र, ध्रुवास्त्रा। तो नाग का ऐसा वर्जन हेलिना और ध्रुवास्त्रा है जो कि हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है, और यह टैंक रोधी मिसाइल है, और इसको दागो और भूल जाओ बोलते हैं। और 5 जो लास्ट नंबर का है वो है आकाश। आकाश जो मिसाइल है वो मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सी चीजें जो है वो करनी है, जैसे फाइट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स, ये सब में बात करें तो तेजस हो गया, राफेल हो गया, सुखोई हो गया, प्रचंड हो गया, अपाचे हो गया, ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जो यदि हम सबमरीन्स की बात करें तो विक्रांता हो गया, आईएनएस विक्रांत हो गया, अरिहंत हो गया, प्रोजेक्ट 75 हमने अभी देखा भी है। तो बहुत सी चीजें हैं जो है, जैसे अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, चूंकि पाकिस्तान से कुछ जो कंफ्लिक्ट हुआ था, तो उस कारण से दो चीजें न्यूज में आई थी, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। अब भारत में एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन सी है, सवाल आ सकता है। तो भारत जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत ने रसिया से लिया है, S-400, S-400 भारत ने रसिया से लिया है। ठीक है, ये कैपेबल है एयरक्राफ्ट मिसाइल एट द 400 किलोमीटर रेंज, और वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसने इंडिया ने इसका नाम क्या रखा है लाने के बाद अपना, तो अपना नाम इंडिया ने इन्होंने सुदर्शन रखा है। कृष्ण के जो चक्र होता है, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, उसी के नाम पर इसका नाम जो है वो सुदर्शन रखा है। ठीक है, सुदर्शन इसका नाम भारत में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ और अलग देशों की हम बात करते हैं, तो दूसरा आपको याद रखना है आयरन डोम। आयरन डोम कहाँ की है? तो आयरन डोम जो है, आयरन डोम जो है वो इजराइल की है। ठीक है, आयरन डोम जो है वो इजराइल की है। उसके बाद इंद्रा है। इंद्रा क्या है? तो 2D रडार है जो डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। उसके बाद जो स्वाति है, स्वाति जो है वेपन लोकेटिंग रडार है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो सब कुछ मैंने बताया है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और जो है वो फैक्चुअल है, तो वो भी आपको जान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहला जो है वो डीआरडीओ को एस्टेब्लिश कब किया गया था, ये पूछा जाता है। तो डीआरडीओ को एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में है, ठीक है। और समीर वी कामत जो है वो इसके हेड अभी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होता है, और समीर वी कामत आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। ये सब क्या है, ये सब जो है वो डेवलप करती है हथियारों को, बेंगलोर में है इसका है। उसके बाद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है। उसके बाद माजागांव डॉप्स डॉप्स शिप बिल्डर है। तो ये सब जो है वो होते रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट सवाल पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो रक्षा मंत्रालय का विभाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस का मिनिस्ट्री कौन कौन सा है, तो डिफेंस का जो मिनिस्ट्री है वो रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफेंस। उसके बाद जो है वो क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, तो ये भी है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फिनांस, फिनांस जो है वो डिफेंस डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिनांस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में नहीं आता है। देखो, डिफेंस जो डिपार्टमेंट होता है उसमें चार मुख्य विभाग आते हैं। चार जो मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इनमें आते हैं। पहले डिपार्टमेंट की बात करें तो वो पहला डिपार्टमेंट है रक्षा डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पहला हो गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। दूसरा जो डिपार्टमेंट आता है वो रक्षा उत्पाद विभाग हो गया, रक्षा उत्पाद विभाग हो गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। तीसरा जो आ गया वो आ गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, जिसको हम बोलते हैं डीआरडीओ, डीआरडीओ। उसके बाद चौथा नंबर का आपको मैंने बताया पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग मतलब एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, एक सर्विसमैन वेलफेयर। तो ये चार डिपार्टमेंट है जो डिफेंस में आता है। और जो डिफेंस फिनांस की बात करें, डिफेंस फिनांस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ये आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फिनांस ये कहाँ है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इब्सामर, इब्सामर जो युद्ध अभ्यास है वो किन देश निम्नलिखित में से कौन सा देश से नहीं है। इब्सामर जो अ, युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइज नॉट ऑपरेशन, वो किसके किसके बीच होता है, तो ये जो है वो तीन कंट्रियों के बीच होता है, ठीक है। तीन कंट्री के बीच होता है। पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, एस IBS। तो आई जो है वो इंडिया को दिखाता है, बी जो है वो ब्राजील को दिखाता है, इंडिया ब्राजील। और ए जो दिखाता है वो साउथ अफ्रीका को दिखाता है, साउथ अफ्रीका को दिखाता है, तो म्यांमार इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो इस बार जो है वो इसमें म्यांमार शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। तो मैंने कहा था एंटी टैंक गाइड मिसाइल जो है उसका जो नाग है, दागो और भूल जाओ, उसको मैंने कहा था कि कौन सा है, तो वो हेलीना है, हेलीना है। और ध्रुवस्त्रा, ध्रुवस्त्रा दो मैंने आपको बताया है, हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा जो है वो हेलीकॉप्टर से चलने वाला है। तो देखो ऐसे ही याद रखना है, हेलीकॉप्टर में क्या आता है, हेलीकॉप्टर में आता है HLI, तो एलिना में भी आता है HLI, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, बहुत आसान है। और यही संस्करण जब वायुसेना के पास चला जाता है तो वो ध्रुवास्त्र कहलाता है, ठीक है, ध्रुवास्त्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पं, इसका ऑप्शन इधर उधर चला गया है। तो पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। उरी अटैक आपने मूवी देखा होगा ना, तो उससे ही रिलेट करके ये क्वेश्चन उसी समय पूछा गया था। पंछी जो है ना,
ऑप्शन एक एक करके दिया हुआ है। तो पंछी जो है वो एक इजराइल का उत्पाद है। मैं एक जगह इसको बता देता हूँ। पंछी जो है ना, वो एक डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है? भारत जो है डीआरडीओ के द्वारा ये एक विकसित किया गया है। और यह जो है वो निशांत का पहिया वाला संस्करण है। ठीक है, फील्ड वर्जन ऑफ निशांत है। और इट और जो है वो ये कैमरा और लेजर के साथ आता है। ठीक है, तो ये एक एक करके देखो। पहला तो ये इजराइल का उत्पाद है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि यह निशांत नामक यूएवी नामक संस्करण है, तो इट इज वर्जन ऑफ यूएवी नेम्ड निशांत, तो यस ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो सही हो गया। तीसरा है कि इसमें कैमरा और लेजर उपकरण लगे हैं, तो ये भी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यह भारत का उत्पाद है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपको पहला जो है वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इन्हीं में से चुनना है, तो तीन चार नहीं, दो तीन चार होगा। दो तीन चार होगा। एक नंबर जो है वो गलत हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, दो तीन चार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। बहुत डिटेल से मैंने ब्रह्मोस के बारे में आपको बताया है। पहला ब्रह्मोस के बारे में पूछा जाए कि यह दो चरणों में चलने वाली मिसाइल है। यह जो है वो दो चरणों में चलने वाली मिसाइल है, तो यह जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे वो कैसे चलेंगे, तो दो चरणों में चलेंगे। तो ये जो चलती है वो पहला तो सॉलिड फॉर्म में चलती है। पहला जो चलती है वो चलती है सॉलिड फॉर्म में। दूसरा जो चलती है वो रैमजेट लिक्विड फॉर्म में चलती है। रैमजेट लिक्विड फॉर्म, रैमजेट लिक्विड फॉर्म में चलती है। ये जो हो गया, तो पहला दो चरणों में चलने वाली है, तो पहला तो सही हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि इसकी उड़ान क्षमता जो है वो 290 किलोमीटर तक है। तो ये यह जो है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है, लेकिन अब इस रेंज को बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है कि ये प्राध्वनिक गति से चलती है, मतलब इट कैन ट्रैवल एट सुपरसोनिक स्पीड। तो ये जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, ये भी सही है। उसके बाद है कि यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर काम करती है। तो दागो और भूल जाओ मिसाइल क्या इसको कहते हैं, ये सवाल है। तो ये भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, यहां से आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल स्टेटमेंट आर टू टू स्टेज इसके होते हैं। 290 किलोमीटर रेंज होता है, एक्सटेंड कर दिया गया है अभी। सुपरसोनिक है, फायर एंड फॉरगेट भी नाक की तरह इसको भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत जो ब्रह्मोस को फिलीपींस को एक्सपोर्ट भी करने वाला है, रिसेंट करंट अफेयर का ये डेटा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि आईएनएस अरिहंत जो है, आईएनएस अरिहंत, हाँ, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। न्यूक्लियर सबमरीन पहला बोल रहा है भारत का, तो वो आईएनएस अरिहंत है। ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस अरिहंत जो है वो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईएनएस चक्र जो है वो रूस से लीज पर ली गई पनडुब्बी है भारत की। आईएनएस चक्र, इसको हमने रूस से लिया है। आईएनएस कलवरी और जो खंडेरी है वो डिजिटल इलेक्ट्रिक टाइप का है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय जो है वो हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है वो विजया बैंक और देना बैंक का हुआ है, विजया एंड देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही होगा। 2019 की ये बात है। ठीक है, 2019 की ये बात है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अब सबसे थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक जो है वो बन चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर चर्चा हो रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बैंकिंग हिस्ट्री जो भारत की पूरी रही है वो आपको मैं बता सकूं। तो पहला जो भारत का बैंक था, फर्स्ट बैंक इन इंडिया जो था, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बीपीएससी 71 में पूछा गया है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो भारत का पहला जो बैंक था, स्टैब्लिश किया गया था 1770 में, 1770 में जब सन्यासी विद्रोह आया था। ये जो एस्टेब्लिश किया गया था वो अलेक्जेंडर एंड को के द्वारा जो है वो अलेक्जेंडर और उसके जो को ऑर्गेनाइजर थे उनके द्वारा जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। तो भारत का पहला बैंक जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस, ये तो अंग्रेजों के द्वारा चल रहा था, लेकिन पहला बैंक जो मैनेज किया जाता था इंडियंस के द्वारा उसको बोलते थे उधो बैंक, जिसको आप अवध बोल सकते हो।
लेकिन इंग्लिश में उधो लिखा जाता था। उद बैंक, उद कॉमर्शियल बैंक, उद कॉमर्शियल बैंक, ये जो बनाया गया था वो 1881 में बनाया गया था। ठीक है, 1881 में। तो भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला जो बैंक था वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, आपको ये ध्यान रखना है, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में। लेकिन तीसरा सवाल यह भी आपके दिमाग पूछा जाता है कि फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक, पूरी तरह से भारत के द्वारा बनाया गया पहला बैंक, ये जो था वो क्या था? वो भारत के द्वारा प्रतिबंधित था, मैनेज्ड किया जाता था, प्रबंधित, नॉट प्रतिबंधित, प्रबंधित, मैनेज्ड किया जाता था, लेकिन पूरी तरह से भारत के कंट्रोल वाला पहला बैंक आया, वो आया पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक आया। और ये जो है वो बैंक कब आया? तो 1894 में आया। और किसके द्वारा आया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा इसको स्टैब्लिश जो है वो किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बैंकिंग की हिस्ट्री में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। क्या होता है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है 1921 में। ये जो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया डेवलप किया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से डेवलप हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ या फिर मर्जर ऑफ थर्ड थ्री बैंक, जो कि बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास था। तो ये तीन जो प्रेसिडेंशियल बैंक थी, मद्रास की, बॉम्बे की और बंगाल की, इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कह दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कह दिया गया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद इसका नाम बदलकर 1955 में जो है वो एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। एसबीआई इसको नाम जो है वो कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात यहां पे आती है, मैं आपको यहां पे मिटाना पड़ेगा मुझे। दूसरी जो बात यहां पे आती है वो आती है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो भारत में जो नेशनलाइजेशन बैंक का हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला जो नेशनलाइजेशन का फेज आया, जिसको आप फेज वन कह लो, ये फेज वन आया 19 जुलाई, डेट पूछी जाती है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट। 19 जुलाई 1959 को हुआ था। 59 नहीं, 69, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय वो फिनांस मिनिस्टर का भी काम कर रही थी। तो 14 जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया गया था। पीएम जो है वो इंदिरा गांधी थी और उनका जो डिपॉजिट था वो 50 करोड़ से ज्यादा था, उनको ही नेशनलाइज जो है वो किया गया था। उसके बाद आया फेज टू, उसके बाद आया फेज टू। फेज टू जो है वो अप्रैल 15 में हुआ, 15 अप्रैल को हुआ। लेकिन कब? डेट है 1980 की, 1980 को फेज टू आया नेशनलाइजेशन का। और यहाँ पे 6 और जो बैंक्स है उनको नेशनलाइज कर दिया गया, जिनकी कैपिटल जो है वो 200 करोड़ से ज्यादा थी। ठीक है, तो 14 और 6 कितना हो गया? तो 14 6 हो गया, 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1980 तक हो चुका था। लेकिन हम करंट स्टेटस की बात करें तो 2019-20 में जो करंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा मर्जर स्टार्ट हो गया बैंकों का। ये जो 20 बैंक है ना, इनका मर्जर स्टार्ट हो गया। और अभी आप बात करोगे तो अभी केवल और केवल 12 जो है वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि पब्लिक सेक्टर के, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक्स हैं वो कितने हैं? तो पीएसबी जो है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो कितने हैं? तो वो 12 हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखो तीसरी बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, अब आरबीआई के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीजें मतलब शैलो फॉर्म में आप जानते चले जाओ, नहीं। एक बार बैंक आया तो सब कुछ आपको जानना चाहिए बैंकों के बारे में। तो आरबीआई को सबसे पहले आपको जानना है कि आरबीआई एस्टेब्लिश कैसे हुआ। तो आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ तो आरबीआई एक्ट 34 से हुआ। ठीक है, आरबीआई एक्ट 34 से हुआ। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ये तो एक्ट 34 का था ना, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल,
1 अप्रैल 1935 को ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो इनिशियल हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, तो इनिशियल हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जहां अंग्रेजों का सबसे जो प्रभुत्व वाला एरिया होगा, तो वो प्रभुत्व वाला एरिया उनका कौन था, तो वो उनका कोलकाता था। तो कोलकाता में ही इसका हेडक्वार्टर जो है वो बनाया गया। लेकिन इस हेडक्वार्टर को आगे चलकर 1937 में ही, केवल 2 वर्षों बाद ही 1937 में ही इस हेडक्वार्टर को मुंबई में फिक्स कर दिया गया। और अभी भी ये जो हेडक्वार्टर आरबीआई का आपको मिलेगा वो मुंबई में ही मिलेगा। अब आपसे सवाल आएगा कि ये जो आरबीआई जो है वो बना कैसे था, किस कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था, तो इसको बनाने का रिकमेंडेशन दिया था हिल्टन यंग कमिटी। हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन जो है उसने दिया था, इसको आप रॉयल कमीशन भी कह सकते हो, कहा जाता है ऐसा, अजीब टाइप सा नाम, रॉयल कमीशन। ठीक है। अब बात आती है कि जब भारत आजाद हुआ तब इसमें क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिले। तो भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद इसको नेशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है बैंकों का। तो नेशनलाइजेशन में सबसे पहला जो अगर कोई नेशनलाइज हुआ बैंक तो वह यही बैंक था। 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को जो है वो नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। जब आरबीआई बना था 1935 में, तो उस समय इसके पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ आपको याद रखना है, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। लेकिन आपसे सवाल आएगा कि भारत के पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो दैट इज सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो है वो भारत के पहले गवर्नर थे। करंट गवर्नर की अब यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन होंगे, तो शक्तिकांत दास होंगे। शक्तिकांत दास, डबल जो है वो इनका टेन्यूर चल रहा है। ठीक है। अब आएगी आपसे बात कि आरबीआई का काम क्या है। तो आरबीआई जो है वो करेंसी को इशू करता है, लेकिन 1 रुपया का नोट और कॉइन ये जो है वो फिनांस मिनिस्ट्री इशू करता है। बैंक ऑफ द बैंक कहा जाता है इसको, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है। और कंट्रोल करता है जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो आरबीआई, क्योंकि ये भारत सरकार का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनको आरबीआई ही कंट्रोल करता है। इसमें जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, एमएसएफ, ये सब चीजें आती हैं जिनको हम आगे कभी और डिस्कस कर लेंगे। बैंकिंग सिस्टम में ही आपको जो है वो स्ट्रक्चर बैंकों का पता होना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक। तो देखो मैं थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूं, अभी मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इस बारे में जरूर आपको बताता हूं बैंकिंग के स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग, क्योंकि सवाल यहां से एसआई में ही पूछा गया था, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक, जो शेड्यूल्ड बैंक होता है वो बैंक लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जो है वो लिस्टेड होना चाहिए, उसको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक आता है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, पीएसबी जिसको बोलते हैं, उसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है वो 51% से कम होता है। 51% से ज्यादा जब स्टेक होता है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक होता है उनमें गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है, गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है वो 51% से कम होता है। ठीक है। और एसबीआई जो है वो लार्जेस्ट है इसमें, कम नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा है, जिधर मुंह खुला हो ज्यादा है, तो 51 से ज्यादा होता है। और एसबीआई इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद बात करें प्राइवेट सेक्टर के बैंक, ये पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। उसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक, जिसको आरआरबी कहते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को एस्टेब्लिश किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, गांधी जी की जयंती पे।
और फर्स्ट आरआरबी जो था वो कौन सा था? तो फर्स्ट जो रीजनल रूरल बैंक था पूछा जाता है तो प्रथमा ग्रामीण बैंक था। प्रथमा ग्रामीण बैंक था। कहाँ था? तो मुरादाबाद यूपी का था। मुरादाबाद यूपी का था। शेयर होल्डिंग की इसमें बात करेंगे। आरआरबी जो बैंक्स होती हैं इनमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो ये जो शेयर होल्डिंग होता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग जो है वो 50% होता है। सवाल पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। उसके बाद स्पॉन्सर बैंक होता है, जो बैंक इसको स्पॉन्सर कर रही है, तो स्पॉन्सर बैंक का जो शेयर होता है वो 35% होता है। और सवाल यही पूछा गया था एग्जाम में कि स्टेट गवर्नमेंट का कौन कितना होता है स्टेक। वो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है वो 15% होता है। तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का 35%, और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसका 35% और स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कई सारी चीजें जो है वो आती हैं तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ बैंक है जिनके एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर दूं तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ पूछा जाता है, एस्टेब्लिश 1990 में हुआ था। एक्सिम बैंक है जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं, 1982 में हुआ था। इंटरनेशनल ट्रेड की देखरेख करता है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में जो 12 जो बैंक है उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पीएनबी है जिसमें ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज कर दिया गया है। केनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक में मर्ज कर दिया गया है। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कह दिया गया है। इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक के साथ मर्जेड है। उसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा है जो विजया और देना बैंक से मर्जेड है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर आगे कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है, तो एंटी टैंक जो मिसाइल है वो नाग है। ऑलरेडी हमने काफी डिस्कस किया है। नाग एक एंटी टैंकिंग मिसाइल है, ठीक है। नाग एक एंटी टैंकिंग मिसाइल है। अग्नि जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश और त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया। करंट अफेयर का सवाल था, शिवांगी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट था उस रेलिवेंस को लेकर, लेकिन अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भावना कांड जो है वो पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक है, तो भावना कांड भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें 261 नंबर की, कि घातक जो है वो क्या है। घातक जो है वो क्या है? सनी देओल वाला मूवी नहीं है घातक। ये जो घातक है वो ड्राइवरलेस एयरक्राफ्ट है। ड्राइवरलेस एयरक्राफ्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइवरलेस एयरक्राफ्ट डीआरडीओ के द्वारा जो ये जो है वो डेवलप किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल इसको कहा जाता है। राफेल क्या है? तो राफेल जो डील है वो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट है। राफेल ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर यहाँ पे होगा। फ्रांस इसको बनाता है, और फ्रांस की कौन सी कंपनी बनाता है? तो डेसॉल्ट एविएशन इसको बनाती है। डेसॉल्ट एविएशन इसको बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बराक 8 जो मिसाइल है, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहायता कौन दे रहा है? तो बराक 8 को डीआरडीओ इजराइल के साथ मिलकर बना रही है, तो इजराइल आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इजराइल। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी तो ह्यूमन राइट से संबंधित है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय पुलिस ह्यूमन राइट, हाँ, जो ह्यूमन राइट होती हैं उनसे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जी आकाश का संबंध किस खेल से है? तो जी आकाश का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो चेस से है, ठीक है। शतरंज खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जी आकाश तमिलनाडु के एक शतरंज खिलाड़ी है, और उस समय ग्रैंड मास्टर बने थे, दैट्स वाई ये पूछा जाता है। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद थे। और अभी जो फिडे खेल होता है ना, उस फिडे खेल को, फिडे चेस चैंपियनशिप होता है, उसका नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पे ही रखा जा रहा है। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक राज रंकी रेड्डी जो है, सात्विक साई राज रंकी रेड्डी, इसने रिकॉर्ड बना दिया है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना हुआ है। इन्होंने जो बैडमिंटन की जो शटल होती है, उस शटल को, जिसको चिड़िया आप कहते हो, उस शटल को सबसे तेजी से इन्होंने मारा था।
ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है उसमें दर्ज किया गया। ये स्पीड कितनी थी? तो ये स्पीड थी 565 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी, अभी 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो है वो ये रिकॉर्ड जो है ना, ये रिकॉर्ड 2023 का ही बना हुआ है, लेकिन 25 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बजरंग पूनिया का संबंध किससे है, तो बजरंग पूनिया जो है वो रेसलिंग से रिलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती खेलते हैं बजरंग पूनिया, रेसलर है। और टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौका दौड़ प्रतियोगिता जो है वो किस राज्य में होता है, तो आपको सब पता है कहाँ होता है, केरल होता है, वलमकली कहा जाता है। बोट रेस जिसको वलमकली कहते हैं, केरल का एक पारंपरिक खेल है जो कि ओणम के जो अवसर पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेहरू ट्रॉफी भी एक होता है, वो कहाँ होता है, तो वो पुनामठ जो लेक होता है वहां पे होता है। पूनामड़ा जो लेक होता है वहां पे होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ गोलकीपर। गोलकीपर के परफॉर्मेंस के लिए कौन सा अवार्ड जो है वो दिया जाता है, तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। और जो प्रगत सिंह अवार्ड आपको दिख रहा है वो डिफेंस ऑफ द ईयर के लिए दिया जाता है। प्रगत सिंह जो अवार्ड है, प्रगट सिंह, ये डिफेंडर ऑफ द ईयर के लिए दिया जाता है। जो डिफेंडर बहुत अच्छा होता है, उसके बाद जो है वो फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए जो दिया जाता है अवार्ड, वो धनराज पिल्लई अवार्ड होता है। धनराज पिल्लई जो अवार्ड होता है, वो धनराज पिल्लई अवार्ड, ये हॉकी इंडिया ध्यानचंद नहीं, धनराज पिल्लई, याद रखिएगा। धनराज पिल्लई जो अवार्ड है वो दिया जाता है बेस्ट फॉरवर्ड जो करता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुधीर रमन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ऐसे जो ट्रॉफीज होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सुधीर रमन जो कप है वो बैडमिंटन का मिश्रित जो चैंपियनशिप होता है उससे रिलेट करता है। सुधीर रमन कप बैडमिंटन से रिलेट करता है, तो बैडमिंटन यहाँ पे आ गया। बैडमिंटन के दो कप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। पहला आपको याद रखना है थॉमस कप, मैं बताता हूं क्यों याद रखना है। थॉमस कप, और दूसरा आपको याद रखना है ऊबर कप, ऊबर कप। ये जो थॉमस कप और ऊबर कप है वो दोनों बैडमिंटन से ही रिलेटेड करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि थॉमस जो है ना वो मेंस के लिए है, पुरुषों के लिए है, और ऊबर जो है ना वो वुमेन्स के लिए है, वो वुमेन्स के लिए है। तो यू के नजदीक डब्ल्यू और टी के नजदीक एम, ऐसे करके आप इसको याद रखोगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो बैडमिंटन हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम जो है वो किस पर रखा गया है, तो मोटेरा को जो नाम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। तो ये करंट अफेयर का भी सवाल था, तो ऑप्शन नंबर सी, और स्टैटिक के रूप में भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के जो निहाल सरीन है उसका संबंध किस खेल से है, तो निहाल सरीन जो है वो एक शतरंज की ग्रैंड ग्रैंड मास्टर रही है। तो चेस आपको याद रखना है, चेस, निहाल सरीन चेस के ग्रैंड मास्टर है, केरला की है, ठीक है। ओरिजिन जो है वो केरला की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो स्वैथलिंग जो कप है वो टेबल टेनिस से रिलेट करता है। टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। विश्व पुरुष टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है वो भी कौन सा, तो मेंस वाला, मेंस वाला, ठीक है। उसके बाद इसी का जो है वो फीमेल वर्जन आएगा, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे कॉर्बिलोन, कॉर्बिलोन कप। कॉर्बिलोन कप जो होगा वो टेबल टेनिस का ही है, लेकिन किसका है, तो वुमेन्स का है, वुमेन्स से रिलेट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल आता है, दैट्स व्हाई मैं आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रॉफीज के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिकेट की जो ट्रॉफियां हैं उनको देखते हैं, सबसे आसान भी होता है, क्योंकि आप भारत में खास करके क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है इस कारण से। तो पहला आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी, नेशनल फर्स्ट क्लास चैंपियनशिप होता है रणजी ट्रॉफी। दूसरा आपको याद रखना है दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी जो है वो इंटर जोनल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है, जोन के बीच में होता है। उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी जो है वो इंटरनल जोन होता है, ये भी देवधर ट्रॉफी, बस याद रखिए क्रिकेट से रिलेट करता है। चौथा जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी।
विजय हरारे ट्रॉफी जो है वो वन डे का नेशनल वन डे चैंपियनशिप होता है। उसके बाद होता है पांचवा जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होता है वो नेशनल T20 चैंपियनशिप है। उसके बाद छठा जो है वो ईरानी ट्रॉफी होता है। ईरानी ट्रॉफी हो जाए वो हो जाए ट्रेंट रणजी का जो विनर होता है और रेस्ट ऑफ द इंडिया जो होता है उसके बीच ईरानी ट्रॉफी खेली जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है एसेज ट्रॉफी। एसेज इंपॉर्टेंट है। एसेज जो ट्रॉफी होती है वो टेस्ट सीरीज है बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। पहली बार जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब मैच हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था और इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है और उसको ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। तो उस समय ना इंग्लैंड के जो जितने भी खिलाड़ी थे ना उन्होंने जो बैट थे, बल्ला, विकेट, जितनी भी चीजें थी ना उन सबको जला दिया था। तो उनसे जो राख बना था ना, तो उसी राख के कारण इसको एसेज ट्रॉफी के रूप में नाम दिया जाता है। उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होता है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये जो है वो टेस्ट होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। उसके बाद नौमा आपको याद रखना है सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू ट्रॉफी ये जो है वो जूनियर क्रिकेट से रिलेट करता है। तो ये आपको क्रिकेट वाला टोटल मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ फुटबॉल वाला। फुटबॉल वाला कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बताता हूँ। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है डुरंड कप। डुरंड कप जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो एशिया में होता है। स्टार्ट हुआ था कब? 1888 में। और मोहन बगान जो है वो सबसे पुराना भारत का फुटबॉल क्लब है जो कि बंगाल में ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा आपको याद रखना है रोवर्स कप। रोवर्स कप जो है वो भी ओल्डेस्ट ही है। ठीक है, भारत का पुराना एक टूर्नामेंट है। उसके बाद सुब्रतो कप भी फुटबॉल से ही है। सुब्रतो जो कप है वो फुटबॉल से ही है। उसके बाद जो है वो कोपा अमेरिका होती है। बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जामिनेशन में कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका जो होती है वो दक्षिण अमेरिकी जो देश हैं उनके बीच जो होता है ओल्डेस्ट इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कंपटीशन है जो कि दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनके लिए होता है। उसके बाद छठा आपको याद रखना है मर्डेका कप। मर्डेका जो कप होता है वो मलेशिया में होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट। उसके बाद ज्यूल्स रिमेट ट्रॉफी जो होती है वो फीफा वर्ल्ड कप ओरिजिन जो है वो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इसको कहा जाता है। तो पुराना फीफा कप जो था जो 1970 में बोला जाता था इसको, बाकी फीफा वर्ल्ड कप इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? तो हम बात करते हैं हॉकी की। हॉकी में कुछ आपको आगा खां कप याद रखो, ध्यानचंद ट्रॉफी याद रखो, सुल्तान अजलन शाह कप याद रखो। उसके बाद जो है वो बेटन कप याद रखो। उसके बाद सिलिंडिया गोल्ड कप याद रखो। उसके बाद स्पेनली कप कप जो है वो याद रखो। उसके बाद टेनिस में बात करें तो टेनिस में आपको याद रखना है डेविस कप जो मेंस का होता है। डेविस कप जो मेंस का होता है टेनिस में क्या है? डेविस। डेविस कप जो है वो मेंस का होता है। ये नॉट एच होता, डेविस हो गया। ये मेंस का जो टेनिस होता है। उसके बाद दूसरा जो फीमेल का होता है उसको बोलते हैं बिली जिन किंग कप, जिसको पहले जो है वो फेड कप कहा जाता था। ठीक है, बिली जिन किंग जो है वो कप महिला टीम जो है वो होता है टेनिस का। और टेनिस के फिर चार ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं इसको मिटाकर जो है वो ग्रैंड स्लैम को लिख देता हूँ। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा जो है वो फ्रेंच ओपन, तीसरा जो है वो विंबलडन और चौथा जो है वो यूएस ओपन। तो ये है जिसमें सबसे पुराना विंबलडन हो जाता है और चारों को मेजरा भी कहा जाता है। और कहाँ कहाँ कौन सी होती है इससे सवाल पूछा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ना हार्ड कोर्ट पे होती है। हार्ड कोर्ट पे होती है। ये ध्यान रखना है। तो आप याद इसको कैसे रखोगे? याद रखोगे कि ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट ऑफ द पास्ट रेगिस्तान है तो हार्ड कोर्ट पे होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन जो होता है जिसको हम रोलांड गैरोस भी कहते हैं, रोनाल्ड गैरोस भी इसको कहा जाता है। और ये जो होता है वो क्ले पे होती है। क्ले मतलब मिट्टी है उस पे होती है। तो फ्रांस जो है वो मिट्टी पे होती है। उसके बाद विंबलडन आता है। विंबलडन जो है ना उसको हम घास पे ये होती है तो ये ग्रास पे होती है।
ये ग्रास पे होती है, ठीक है। उसके बाद यूएस ओपन आता है। यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे होता है, हार्ड कोर्ट पे होता है। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं। उसके बाद जो फ्रेंच ओपन होता है, जिसको रोनाल्ड गैरोस कहते हैं, ये क्ले पे होता है, मिट्टी पे होता है। फ्रांस मिट्टी पे होता है। विंबलडन जो है वो घास पे होता है और विंबलडन सबसे पुराना है। उसके बाद होफमैन कैप आता है। उसके बाद लेवर कप आता है। ये सारा जो है वो इसी से रिलेट करता है। बैडमिंटन की बात करें तो थॉमस कप हो गया, उबर कप हो गया, सुधीरमन कप हो गया और यूनिक्स कप हो गया। गोल्फ की बात करें तो राइडर कप हो गया, सोलीम कप हो गया, वॉल्कर कप हो गया, अगस्ता मास्टर्स हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और पोलो के लिए एजरा कप याद रखो। पोलो जो है, कभी पूछ लिया जाए तो पोलो, पोलो जो है वो एजरा कप होता है। एजरा कप पोलो के लिए आता है। और दुनिया का सबसे पुराना पोलो जो है वो ये है। उसके बाद राधा मोहन कप भी पोलो से ही रिलेट करता है। नौकायान से जो है वो वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से रिलेट करती है। हॉर्स राइडिंग में जो है वो डर्बी कप आती है। डर्बी कप जो है वो हॉर्स राइडिंग में आती है, या आपको याद रखना है हाउस राइडिंग में। उसके बाद ब्रिज जो होता है, ब्रिज जो होता है वो कार्ड ताश जो आप खेलते हो उससे रिलेट करता है। ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी है। ठीक है। कंफ्यूज आपको वेलिंगटन कप से वेलिंगटन ट्रॉफी को नहीं करना है। बाकी जितना जरूरी था आई थिंक मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जिगर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। जिगर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो जिगर जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है। जिगर शब्द बिलियर्ड, स्नूकर जिसको बोलते हैं, और गोल्फ इन सब में इस्तेमाल होता है। तो बिलियर्ड्स जो है उसमें आपको ये आंसर ध्यान रखना है, जिगर रिलेटेड टू बिलियर्ड्स। ठीक है। जिगर है वो क्या होता है। अ, इसमें जो रेस्ट के जिगर कहते हैं, मतलब इसमें बिलियर्ड्स एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि इसमें विशेष जो रेस्ट है उसके जिगर कहते हैं। गोल्फ में यह एक क्लब होता है। ठीक है। अक्सर इसको बिलियर्ड्स ही लेके चला जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है। तो अभी तो बढ़ा दिया गया है इसको, 25 लाख कर दिया गया है, और 2020 में इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी कर दिया गया है। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी इसका जो नाम है अ, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी कर दिया गया है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी रामपाल हॉकी से रिलेट करती हैं। ठीक है, हॉकी से रिलेट करती हैं। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ। तो शतरंज भारत में ही हुआ था। शतरंज का आविष्कार भारत में। प्राचीन जो नाम इसका होता था वो चतुरंग होता था। चतुरंग होता था। ठीक है, चतुरंग इसको होता था। और यहाँ से जो है वो ये पर्सिया चला गया था, और पर्सिया के बाद जो फिर ये यूरोप चला गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शतरंज के बारे में। पोर्ट ऑफ स्पेन, सचिन तेंदुलकर ने किस स्थान पर अपना 19वां जो है वो टेस्ट शतक लगाया था। तो ये पोर्ट ऑफ स्पेन में लगाया था। याद रखिएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन। टोटल इनका टेस्ट में सेंचुरी जो है वो 51 है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता था। हॉकी का जादूगर, विजार्ड का टाइटल इनको मिला हुआ था। 280 की बात करें तो टाई ब्रेकर जो शब्द है वो कहाँ यूज होता है। टाई ब्रेकर जो शब्द है वो कहाँ यूज होता है। तो टाई ब्रेकर जो शब्द है वो आप टेनिस में भी यूज करते हो। टाई ब्रेकर जो शब्द है वो टेनिस में भी और फुटबॉल दोनों में भी यूज कर लेते हैं। पेनल्टी और शूट आउट जब होता है ना, तो फुटबॉल में भी ये यूज करते हैं, टेनिस में भी यूज करते हैं। ठीक है। और हॉकी के मैच का निर्णय लेने के लिए भी किया जाता है। तो दिए गए विकल्प में से बी और सी सबसे उपयुक्त आपको लेके चलना है। तो टेनिस और फुटबॉल। ठीक है, टेनिस और फुटबॉल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में बनाया गया है। करंट का सवाल है, ये सब उतना नहीं करना है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है। तो ये सब आपको देखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तीरंदाजी नहीं, शूटिंग से है। तीरंदाजी नहीं, शूटिंग से है। उसके बाद बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ WWE पार्टिसिपेंट द ग्रेट खल्ली। तो द ग्रेट खल्ली जो है वो WWE में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका रियल नाम क्या है। तो उनका रियल नाम है दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा। दिलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के हैं। वो पंजाब पुलिस में काम कर रहे थे पहले। नेक्स्ट है कि वेलिंगटन कप, ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको। वेलिंगटन कप जो है वो हॉकी से रिलेट करता है। हॉकी से रिलेट करता है वेलिंगटन कप। और भारत में जो वेलिंगटन कप है
जो रोइंग जो होता है ना, वहां से ये वहां भी ये रिलेट करता है। तो ये आपको वेलिंगटन ट्रॉफी और वेलिंगटन कप जो है वो याद रखना है। भारत में जो वेलिंगटन कप है वो आमतौर पर हॉकी से जुड़ा हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड में ये घुड़सवार से जुड़ता है। तो भारत के ही संदर्भ में है, तो हॉकी लेके चलो आप इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो गलत नहीं होना चाहिए। और ये जो है ना वेलिंगटन ट्रॉफी आपको जो केरल में नौकायान होता है ना, उससे भी रिलेट करता है। प्रथम ओलंपिक खेल जो कहाँ हुआ था, तो प्रथम ओलंपिक जो खेल होता वो यूनान जो ग्रीस है वहां पे हुआ था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक जो है वो 1896 में एथेंस में हुआ था, एथेंस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीस जिसको आप कहते हो, तो याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट सवाल है कि किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो संपूर्ण 10 अंक किसने प्राप्त किया था, तो संपूर्ण 10 अंक नादिया कोमासेनी ने किया था। नादिया कोमासेनी ने, ऑप्शन नंबर सी। नादिया कोमासेनी जो थी वो रोमानिया की थी, जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 स्कोर करने वाली पहली जिम्नास्ट बनी थी 1976 में, जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुआ था उसमें। और इस समय वो केवल और केवल 14 साल की ही थी, तो याद आपको रखना है। अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग से रिलेट करते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल यदि किसी ने जीता था तो बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 2008 में जीता था। और उसके बाद अभी इंडिविजुअल जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड बना हुआ है, तो सर्वाधिक विकेट जो लिया गया है, अ, अभी यहाँ से जो बात करें तो नरेंद्र हिरवानी ने अपना जो डेब्यू टेस्ट उनका हुआ था, नरेंद्र हिरवानी जो अपने डेब्यू टेस्ट हुआ था 1988 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें 16 विकेट एक मैच में लिए थे, जो कि भारतीय रिकॉर्ड है। और अनिल कुंबले जो है ना, उसने एक पारी में 10 विकेट लिए थे, लेकिन पूरे मैच में 14 विकेट ही उन्होंने लिया था। ठीक है, पूरा 14 ही लिया था। तो अनिल कुंबले जब भी पूछा जाए तो आपको, इसने कितना लिया था, पहली पारी में 10 और दूसरी पारी में 4, तो टोटल 14 विकेट लिए थे। और इन्होंने जो हिरवानी थे, नरेंद्र हिरवानी थे, इन्होंने 1988 में 16 विकेट लिए थे। तो ज्यादा की बात आएगी तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर बनेगा। ठीक है, हिरवानी ही 16 विकेट लिए थे, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो जिम लेकर के नाम पे है 19 विकेट। जिम लेकर 19 विकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग से रिलेट करती है, मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेट करती है, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है, इनको कहा जाता है मैग्निफिसेंट मैरी फ्रॉम मणिपुर, मैग्निफिसेंट मैरी फ्रॉम मणिपुर इनको कहा जाता है। ग्रीन पार्क कानपुर में स्टेडियम है वो किसका है, तो ये क्रिकेट का है, आप जानते भी होंगे, तो उत्तर प्रदेश। जीव मिल्खा सिंह जो है किस खेल से, तो मिल्खा सिंह आपको पता है, जीव मिल्खा सिंह की बात हो रही है, नॉट मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के ये बेटे हैं, और ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, भारत के पहले पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं। मिल्खा सिंह के ये बेटे रहे हैं। और इनको जो पद्मश्री अवार्ड जो है वो 2007 में मिला हुआ भी है। तो ये गोल्फ होगा, ना कि आप रनिंग देख लीजिएगा, वैसे ऑप्शन में है ही नहीं। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी से रिलेट करता है, हॉकी, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाए कि सिल्ली पॉइंट जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो सिली पॉइंट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, बल्लेबाज बहुत करीब जब होता है, फील्डिंग पोजीशन जब होता है, तो उससे रिलेट ये करता है। गली हो गया, स्लिप हो गया, कवर हो गया, थर्ड मैन हो गया, ये सब इसी से रिलेट करता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला पहला भारतीय कौन सा था, तो करेक्ट हम आंसर की यदि बात करें तो राहुल द्रविड़ को हम लेके चलेंगे। राहुल द्रविड़ जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 5 दोहरे शतक लगाने वाले सबसे पहले भारतीय थे। सचिन और सहवाग ने 6 लगाए हैं, लेकिन द्रविड़ पहले थे जिन्होंने 5 लगाया है। और प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम, फर्स्ट कौन था, तो पहले की बात करेगा तो पहला पहुंचने में कौन हो जाएंगे, तो पहले पहुंचने में द्रविड़ हो जाएंगे, तो राहुल द्रविड़। सचिन ने कितना लगाया है, 6 लगाया है। सहवाग ने कितना लगाया है, 6 लगाया है। विराट कोहली ने कितना लगाया है, 7 लगाया है। लेकिन हम जाएंगे राहुल द्रविड़ के साथ, 5 ही लगाए हैं, लेकिन सबसे पहले लगाया है। इनको द वॉल कहा जाता था, निकनेम दीवार की तरह इनको कहा जाता था। ठीक है, तो याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फ से रिलेट करते हैं, टाइगर वुड्स गोल्फ यूएस से।
और 5 मेजर चैंपियनशिप इन्होंने जीत रखा है। कुश्ती से संबंधित कौन सा है? तो बजरंग पूनिया है कुश्ती से। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, बजरंग पूनिया। सुल्तान अजलान शाह कप ऑलरेडी हमने बता रखा है। सुल्तान अजलान शाह जो है वो हॉकी से रिलेट करता है, हॉकी से रिलेट करता है ये कप, हॉकी। और ऑलवेज होस्ट करता है इसको मलेशिया। ठीक है। मार्कडिंग जो शब्द है वो क्रिकेट से रिलेट करता है। ये एक व्यक्ति थे, जैसे ये विकेट है ना यहाँ पे, और यहाँ पे एक विकेट है, तो यहाँ से बॉलर दौड़ कर आ रहा है, तो बैट्समैन यहाँ से एक लाइन रहती है, इस लाइन से यदि आप निकल जाते हो ना, तो बैट्समैन बॉलर जो है वो बॉल फेंकने से पहले ही आपको आउट कर सकता है यदि आप यहाँ पे हो, तो इसी को ये बोलते हैं मार्कडिंग। रन आउट करने का एक तरीका है नॉन स्ट्राइकर को। विनोद माकदंड जो थे, याद रखना है, विनोद मानकंड। विनोद मानकड़ जो था उसी ने पहली बार ये किया था, इस कारण से इन्हीं के नाम पे आईसीसी ने इसको कर दिया है। संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। फुटबॉल से 1941 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान आपको रखना है। निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध में खेलों से युग्म आपको दिखाना है कि कौन कौन सा खेल जो है वो खेलता है। तो बात करें कि एलिस मेटरेंट है, उसके बाद द्विज शरण है, राफेल नडाल है, सिमोना हालेप है। तो राफेल नडाल तो सबको याद होगा कि राफेल नडाल टेनिस है, तो देखो इससे कुछ बनता है, तो 3 का आपको याद रखना है। तो पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है कि पूछ रहा है, नहीं है कि पूछ रहा है, तो राफेल नडाल क्रिकेट से कैसे हो जाएगा? और ऐसे ही बन गया। ठीक है, ऐसे ही बन गया, ये तो सुमेलित नहीं है, एक हो गया। 3 तो आएगा ही, 3 आएगा ही, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, तो अब सी या डी हमारा आंसर बनेगा। अब 4 को देखा है कि सिमोना हालेप जो है वो टेनिस खेलती है, सिमोना हालेप जो है वो टेनिस खेलती है या फिर नहीं खेलती है? तो सिमोना हालेप जो है वो टेनिस से सही दिया हुआ है, सिमोना हालेप जो है वो टेनिस से सही दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं, टेनिस से इनका सही नहीं हुआ है, तो ये 2 और 3 हमारा आंसर बनेगा। द्विज शरण जो है वो पोलो खेलती हैं, गलत है ये। और राफेल नडाल जो है वो ये गलत हो गया। तो सिमोना हालेप जो टेनिस तो खेलती ही है, ये जो है वो टेनिस खेलती है, सही है। और एलिस मेर्टेंस जो है वो टेनिस खेलती है, ये भी सही है, तो ये दोनों गलत है। तो 2 और 3 गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो द्विज शरण जो है वो टेनिस खिलाड़ी है, ना कि पोलो के खिलाड़ी हैं। द्विज शरण जो है वो किसका है? तो टेनिस का है। उसके बाद राफेल नडाल जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं, ना कि क्रिकेट के। एलिस मेर्टेंस जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। और सिमोना हालेप जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा पूरा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से जो ये सेट रहा 6 नंबर सेट, इसको हमने कंप्लीट किया। 250 लेकर 300 जो क्वेश्चन है उनको काफी डिटेल से कंप्लीट किया। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।